हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। और सबसे पहले बच्चे आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हालांकि इसे एक दिन हो गया है, तो बच्चे न्यूज़ ये है कि हम इतने दिनों से महाकुंभ की न्यूज़ पढ़ रहे थे। छोटी छोटी खबरें, कभी ये लॉन्च हो गया है, महाकुंभ का गाना लॉन्च हुआ है, कभी जो है एफएम चैनल लॉन्च हुआ है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो अब बच्चे महाकुंभ जो है आपका ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, एक्चुअल में जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके आज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसके बारे में जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर स्टैटिक्स से रिलेटेड, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, महाकुंभ की अगर हम बात करें बच्चे, 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, मतलब टोटल जो है 45 दिनों का ये महाकुंभ होगा। कहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये है आपका प्रयागराज यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद में कुंभ जो नाम है बच्चे, कुंभ ये जो है एक्चुअल में ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये आया है आपका कुभक से। कुभक का मतलब क्या होता है, अमरता के लिए अमृत का पवित्र घड़ा। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग याद रखिएगा। कुंभ का मतलब है एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर क्या है, अमरता है। ठीक है, तो कुंभ का मतलब ये हो गया। उसके बाद करंट में क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हुई हैं, तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया, जो कि देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो प्रयागराज में ही बच्चे आपका एक गांव, इसका नाम है कलाग्राम जो है इनोग्रेट किया गया। हमारे जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद में दूसरा क्या है आपका, शाही स्नान से स्टार्ट हुआ है कुंभ। ठीक है, और इसके बाद में बच्चे आपके अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग शाही स्नान किए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है 45 दिन तक चलेगा। सबसे पहले जो आपका अमृत स्नान हुआ है वो आपका अभी परसों ही हुआ है 13 जनवरी को। तो ये शाही स्नान का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, संतों और अखाड़ों आध्यात्मिक आदेश के द्वारा औपचारिक स्नान करने का जुलूस है। इसे राजयोगी स्नान के नाम से भी जाना जाता है। यह महाकुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, तो शाही स्नान का मतलब क्या है, शाही स्नान का मतलब यहाँ पे जो अखाड़े आए हुए हैं, यहाँ पे जो आपके संत आए हुए हैं, ठीक है, जब वो एक साथ एकत्रित होकर के जब स्नान लेते हैं उसे जो है शाही स्नान कहा जाता है। ठीक है, तो पहला स्नान बचे, जो पहला शाही स्नान है अमृत स्नान, वो आपका हुआ है 13 जनवरी को। अब थोड़ा सा इसके लिए जो हिस्ट्री है वो क्या रही, कहाँ कहाँ पर ये होता है, किस तरीके से आपका होता है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले है यह समागम यानी कि जो कुंभ है ये 4 अलग अलग स्थानों पर होता है, जहाँ जैसे कि आपका हरिद्वार में गंगा के तट पर है, उज्जैन में शिप्रा के तट पर है, नासिक में गोदावरी के तट पर है। ठीक है, और यहाँ प्रयागराज में जो है आपका ये गंगा और यमुना के संगम पर है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है आपका कुंभ जो है सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है। कुंभ में जो है अगर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो अलग अलग टाइप का कुंभ होता है। ठीक है, तो कौन कौन से मैंने आपको पहले भी कुंभ के बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि आरआरबी के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, चर्चाओं में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना डेफिनेटली है। देखिए, प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर यह आपका कुंभ लगता है। कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। ठीक है, 12 साल में 4 बार कहाँ कहाँ पे, ये जो है आपके 4 शहर हैं। ठीक है, 12 साल में जो है आपको 4 बार मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में जो कुंभ होता है उसे जो है अर्धकुंभ मेला। ठीक है, बच्चे ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो अर्धकुंभ मेला होता है ना, अर्धकुंभ का मतलब होता है आपका हर 6 साल में। तो जो हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है वो सिर्फ आपका 2 शहरों में लगता है, इनमें से एक आपका हरिद्वार है, एक आपका प्रयागराज है। बाकी जो कुंभ है 4 बार लगने वाला 12 साल में, वो जो है आपका चारों शहर में होता है। ठीक है, तो मतलब 2 शहर इनमें से ऐसे हैं, प्रयागराज हो गया आपका हरिद्वार हो गया, जहां पर अर्धकुंभ भी होता है और जहां पे आपका महाकुंभ भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को, 12 साल में जो है 4 बार होता है। ठीक है, और वो 4 बार कहाँ कहाँ पे होता है, इन 4 शहरों में होता है। ठीक है, और अर्धकुंभ जो है सिर्फ 2 शहरों में, एक बार आपका प्रयागराज में और एक बार आपका हरिद्वार, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कुंभ के बच्चे जो आपके टाइप है ना, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद जो अभी आपका कुंभ है वो है आपका महाकुंभ है ना। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद, 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में, ठीक है, यानी कि जब आपके कुंभ मेले बच्चे आपके टोटल हो जाते हैं ना, जैसे कि आपके
12 सालों में चार बार मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से बच्चे जब ऐसे ही 12 कुंभ आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि टोटल इसमें जो है आपका 144 साल लगते हैं। ठीक है, तो 144 सालों के बाद में जो आपका कुंभ होता है उसे कहते हैं महाकुंभ मेला। ठीक है, तो जो महाकुंभ मेला है ये 144 सालों के बाद यानी कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। ठीक है, ये 3 नदियों का बच्चे यहाँ पे संगम है, इसे कहते हैं प्रयाग, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा प्रयाग में हर साल माघ यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में माघ कुंभ भी लगता है। ये भी याद रखना प्रयागराज के बारे में। ठीक है, माघ कुंभ कब लगता है, कहाँ पर लगता है? तो माघ कुंभ जो है प्रयाग में ही लगता है और ये आपका हर साल ही लगता है। ठीक है, हर साल लगता है जनवरी और फरवरी के महीने में। ठीक है, तो ये महाकुंभ है बच्चे, ये जो है आपका महाकुंभ है जो कि आपका प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है आपका स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा सा जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो शाही स्नान है वो अखाड़ों के द्वारा किया जाता है ना, अखाड़े होते हैं अलग अलग। तो ये अखाड़े क्या है, कौन कौन से अखाड़ों के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चे अखाड़ों को जिस भगवान को वो लोग मानते हैं यानी कि उनके जो इष्ट देवता हैं उसके आधार पर आप लोग देखेंगे तो वो कितने प्रकार के हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका शैव अखाड़ा है। शैव अखाड़ा भगवान शिव की विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। वैष्णव अखाड़ा है, भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। फिर उदासीन अखाड़ा है, चंद्रदेव गुरु नानक पुत्र पहले सिख गुरु के द्वारा स्थापित किया गया था आपका उदासीन अखाड़ा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो है आपका देखिए जो शैव है वैष्णव है वो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो शैव अखाड़ा है इसका मतलब शिव जी के ही जो अलग अलग रूप है उनकी पूजा करने वाले जो अखाड़े हैं वो आपके शैव अखाड़े कहलाएंगे। विष्णु की पूजा करने वाले जो अखाड़े हैं वो जो है आपके वैष्णव अखाड़ा है, अखाड़ी कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका उदासीन अखाड़ा है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपका गुरु नानक देव सिख धर्म को स्थापित करने वाले गुरु, ठीक है, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला बच्चे आपका इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हिस्ट्री में कुंभ का उल्लेख किया गया है या फिर इसके आयोजन का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन उत्पत्ति की बात करें तो मौर्य और गुप्त काल जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थ यात्रियों की छोटी छोटी सभाओं के रूप में की गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग जो है इसका जो छोटे सेमिनार होते हैं उसके रूप में की गई थी। और कब से बच्चे आपका ये है आपका 4वीं शताब्दी से लेकर के जो 6वीं शताब्दी के बीच का जो आपका पीरियड है। ठीक है, मौर्यकाल हो गया, गुप्तकाल हो गया, इस टाइम पीरियड से जो है इसका आयोजन किया जाना शुरू किया गया था। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके करंट अफेयर को देख करके, स्ट्रैटेजी को देख करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो प्रयागराज का कुंभ है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना ये जो है आपका पुष्यभूति वंश के राजा का नाम क्या है बच्चे? हर्षवर्धन, इनके द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अब हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने इसके अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया था। 2017 में मानवता की विरासत को इसकी स्थायी प्राचीन परंपराओं के लिए एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में वर्णित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कुंभ मेले को जो यूनेस्को की लिस्ट होती है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वाली, उसमें कब जो है लिस्टेड किया गया? तो ये ईयर है आपका, ये आंसर होगा आपका 2017 में। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चे इसके मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बताए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है इनमें से कुछ भी। ठीक है, करंट अफेयर तो बच्चे ये लगातार हम महाकुंभ के बारे में कोई ना कोई चीजें पढ़ते रहेंगे। सरकार यूपी की गवर्नमेंट कुछ कर रही है, केंद्र सरकार कुछ कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज़ तो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, लेकिन इसका जो मैंने आपको इतिहास बताया, इसके बारे में जो स्टैटिक पॉइंट बताया है वो याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें इस आयोजन से रिलेटेड, इस इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर तो लगातार जो हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन स्टैटिक जीके ये वाली चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, इसीलिए जो है इसे याद करके रखना। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ जो है आपकी केंद्र के वन्यजीव पैनल ने असम के जोरहाट जिले में होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
देखिए बच्चे, असम में आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए तो ये इको सेंसिटिव जोन है। देखिए, इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो ह्यूमन इंटरफेयर है, जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन होता है ना, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है जिस प्रकार के निर्माण जो है, भवन निर्माण जो है वो भी आपके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी वो चीज़ जो कि इन क्षेत्र के इकोनॉमी इन्वायरमेंट को अगर हानि पहुंचाती है, इकोलॉजी को हानि पहुंचाती है, तो उस तरीके के निर्माण यहाँ पे बैन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, स्पेशल टाइप का वन्यजीव अभ्यारण्य है। पहले तो नाम याद रखिएगा, होलुंगापार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? आपका असम में है। अब यहाँ पे बच्चे आपका काफ़ी लंबे समय से जो है आपका केस चल रहा था, तो अभी जो है रिसेंट इसके लिए एक न्यूज़ आई है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, इसका जो इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, वहाँ पर दो मटेरियल हैं, एक तो आपका तेल है और एक आपका गैस है। तेल और गैस, इसकी खोज के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, तो केंद्र सरकार में जो आपका वन्यजीव पैनल है, उन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है। ठीक है, कि असम के इस क्षेत्र में तेल या फिर जो आपकी गैस है, नेचुरल गैस है, उसकी खोज की जाएगी। उसके बाद में इन्होंने एक और चीज़ कही है कि इस साइट पर अन्वेषण केवल हाइड्रोकार्बन भंडार की पहचान के लिए किया जाएगा। यदि भंडार की खोज की जाती है, यानी कि अगर खोज सक्सेसफुल हो गई, कुछ मिल गया यहाँ पे, तो कोई भी निष्कर्षण ESZ के बाहर से किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ क्या है, अभी सिर्फ खोज की जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि खोज के लिए मंजूरी दी गई है। अगर कोई चीज़ मिल जाती है यहाँ पे नेचुरल गैस, आपको पता है बच्चे कि नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, इसके काफ़ी भंडार जो है असम के अलग अलग क्षेत्र में है ना। आप लोगों ने असम के दिग्बोई क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जो है असम का जोरहाट क्षेत्र है, यहाँ पर भी नेचुरली जो है ये सभी को पता है जियोलॉजिस्ट को कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर खोज की जाएगी, अगर वहाँ पर कोई चीज़ मिलती है तो जो इसका इको सेंसिटिव जोन है ना, उससे बाहर से जो है उस चीज़ का निष्कर्षण किया जाएगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? वन्यजीव पैनल ने कहा है। तो फिलहाल जो है ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये चर्चाओं में बना हुआ है, जिसको कि आपको याद रखना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। क्या स्पेशल है इसके बारे में, क्या विशेष है इसके बारे में? तो इसके बारे में विशेष क्या है बच्चे, कि भारत की एकमात्र वानर प्रजाति हुलॉक गिब्बन, ठीक है, भारत की एकमात्र वानर प्रजाति, ठीक है, भारत की एकमात्र वानर प्रजाति हुलॉक गिब्बन, होलुंगापार गिब्बन वन्यजीव होलुंगापार गिब्बन अभ्यारण्य में पाई जाती है। और ये वाली जो प्रजाति है कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है असम के इस वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगी। और एक और जानवर है बच्चे जो कि सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट बंगाल स्लो लॉरिस, ठीक है, स्लो लॉरिस, ये भी यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो स्लो लॉरिस भी यहाँ पे पाया जाता है। जो गिब्बन है, हुलॉक गिब्बन, ये भी सिर्फ पूरे भारत में यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एरिया है, अगर आप इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखेंगे, इसकी इकोलॉजी सेंसिटिविटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका चर्चाओं में बना हुआ था। और जो वन्यजीव पैनल है, बहुत सारे लोग जो है इनके डिसीजन को, वो वैसी बात है जो इन्वायरमेंटलिस्ट है बच्चे, वो इनके डिसीजन को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्रिटिसाइज करें कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो है ये बात भी लिखी हुई कि अगर खोज की जाती है तो उसे जो है बाहर से उसका निष्कर्षण किया जाएगा। ठीक है, अभी किस तरीके से पॉसिबल होगा देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये आपका असम में है। अगली न्यूज़ बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा इसे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, आप लोग जो है अलग अलग प्रकार के बोर्ड पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड है, राष्ट्रीय नारियल बोर्ड है, राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड है, राष्ट्रीय चाय बोर्ड है। अब जो है इन बोर्ड की लिस्ट में एक और बोर्ड जो है आपका इंक्लूड हो गया है, और ये है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, श्री पल्ले गंगा रेड्डी, ये इसके पहले अध्यक्ष होंगे। दूसरा पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर किधर है, तो इसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद। निजामाबाद जो है आपका तेलंगाना में है। ठीक है, बोर्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है, भारत दुनिया में, अगर हम अब भारत की स्थिति हल्दी में देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से हम लोग निर्यात करते हैं। देखिए, भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। ठीक है, प्रोड्यूस भी हम ही कर
कर रहे हैं, कंज्यूम भी हम ही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और निर्यात यानी कि बेच भी हम ही सबसे ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो तीनों ही सेक्टर में जो है भारत पहले नंबर पे है। भारत दुनिया के 70% से ज़्यादा हल्दी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। देश में हल्दी के 30 किस्में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे हल्दी जो है एक इम्पॉर्टेंट स्पाइस के रूप में आप लोग देख सकते हैं हमारे देश में। और वैसे भी हमारे देश में अगर आप कोई सेवरी डिश बना रहे हैं, मतलब कि कोई नमकीन चीज़ बना रहे हैं, तो बिना हल्दी के तो कहाँ बनती है ना। तो हल्दी जो है आपका हमारे खान पान में, हमारे कल्चर में, दूसरा जो है इस देश की जो भौगोलिक स्थितियाँ है वो भी जो है हल्दी के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, इसीलिए इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरा जो है एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब बच्चे हल्दी की जो किस्में हैं उसमें से 2 किस्में मैं आपको बता दूं कि ये हल्दी जो है आपका चर्चाओं में है, और अभी रिसेंटली जो है हल्दी की जो एक कह सकते हैं ना कि उच्च गुणवत्ता वाली जो नई किस्में हैं वो लॉन्च की गई थी। तो कौन सी किस्में हैं ये? उड़ीसा के नवरंगपुर आकांक्षी जिलों में से एक में हल्दी की एक उच्च उपज वाली एक करक्यूमिनॉइड समृद्ध किस्म, इसका नाम है CIM पीताम्बर। ये हल्दी की किस्म है बच्चे। ठीक है, CIM पीताम्बर और NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा केसरी किस्म ये पेश की गई थी। ठीक है, तो दोनों ही बच्चे हाई यील्डिंग जो है इसकी वैरायटी है। CIM पीताम्बर ये भी की हल्दी की वो है, और केसरी किस्म ये भी जो है हल्दी की ही किस्म है। ठीक है, दोनों ही जो वैरायटी हैं वो किसकी हैं? दोनों ही हल्दी की हैं। ठीक है, टर्मरिक की हैं। तो इंडिया में जो है अब आपका क्या है, एक और बोर्ड इंक्लूड हो गया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। आपको पूछा जाएगा इसके पहले चेयरपर्सन का नाम, दूसरा पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर किधर है। तो हेडक्वार्टर याद रखना बच्चे। ठीक है, और निज़ामाबाद भी याद रखना, और निज़ामाबाद कौन से स्टेट में है वो भी आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है ये आ रही है आपके किस स्टेट से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को क्या था? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस था। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक कह सकते हैं कि रंगोली कंपटीशन था। ठीक है, और इस रंगोली कंपटीशन में जो है आपका स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर क्या किया गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बच्चे रंगोली बनाई गई। अगर आप देखें तो ये जो है आपकी 3D रंगोली है। ठीक है, ये 3D रंगोली है, और इस 3D रंगोली को मतलब ये बनने के बाद में इसे एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड भी मिला है। तो ये इसने जो स्टेटस हासिल किया है वो है आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट 3D रंगोली। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो 3D रंगोली बनी है वो कहाँ पर बनी है? आपकी मध्य प्रदेश में बनी है। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है आपके भोपाल में बनी है। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर भोपाल के शौर्य स्मारक पर एक अनूठी रंगोली बनाई गई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज भी हुई। ठीक है, और बच्चे इसे जो बनाने वाली जो महिला है वो बहुत फेमस यूट्यूबर भी हैं। इनका नाम है शिखा शर्मा जोशी। शिखा शर्मा जोशी और इनके जो साथी कलाकार थे उनके द्वारा ये 3D रंगोली बनाई गई। ठीक है, लगभग 48 घंटे जो है उन्हें लगे हैं इस रंगोली को कंप्लीट करने में। तो कहाँ पे बनाई गई? भोपाल में, और इसने जो है एक रिकॉर्ड भी बनाया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगली न्यूज़ भी आपकी किस स्टेट से ही रिलेटेड है। उड़ीसा सरकार ने कहीं पे अपना नाम दर्ज किया है, तो देखिए ज़रा क्या क्या है उड़ीसा सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको लागू करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला 34वां राज्य बना है। अब उड़ीसा बच्चे इससे पहले जो है यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, है ना, तो इसीलिए जो इससे पहले जो नवीन पटनायक वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने यहाँ पे आयुष्मान भारत लागू नहीं किया हुआ था। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई है, तो अब जो है इन्होंने क्या किया है, इस स्कीम को जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसे अपने स्टेट में लागू कर दिया। अभी तक बच्चे पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो रखी है लागू। ठीक है, वो भी याद रखना। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, और इस तरीके से उड़ीसा 34वां स्टेट बन गया है इंडिया का इसे इम्प्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला। दूसरा जो है स्कीम के बारे में ही आपको पता होना चाहिए, काफ़ी पुरानी स्कीम है। तो स्कीम के बारे में 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च किया गया था। यह द्वितीयक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है ना। तो आयुष्मान कार्ड बच्चे आप सभी लोगों के पास में होगा, आप सभी लोगों के घर वालों के पास होगा। इसमें कितना रुपए दिया जाता है? 5 लाख का कवरेज दिया जाता है, हेल्थ कवरेज दिया जाता है ना। तो वही चीज़ है, अभी तक ये उड़ीसा में लागू नहीं था, लेकिन अभी जो है उड़ीसा सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट अपने स्टेट में कर दिया है। और कौन से नंबर का बना है ये पूछा जाएगा, तो 34 नंबर का बना है। भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया जाएगा ओडिशा में मौजूदा गोप बंधु जन आरोग्य योजना के साथ अभिसरण। ठीक है, इसे भी याद रखना बच्चे। ठीक है, यहाँ पे ओडिशा सरकार की अपनी मतलब स्टेट लेवल पे जो स्कीम चल रही थी ना, गोप बंधु जन आरोग्य योजना, इसके साथ में इसे अब क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट की स्कीम है और जो आपकी केंद्र सरकार की स्कीम है, दोनों को मर्ज करके बेसिकली वही होगा कि एक ही स्कीम हो जाएगी, वही जो है पूरे उड़ीसा में इम्प्लीमेंट होगी और वो अब जो है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए ये तो बच्चे आपका बेसिक है ना। 2014-15 के बाद में जो जो स्कीमें आपकी आई हैं और अभी तक चल रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मेक इन इंडिया पूछ लिया जाता है, आपको आयुष्मान भारत पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि तब से जो है पंचवर्षीय योजनाएं आना बंद हो गई हैं, इसीलिए ये जो भी स्कीम है अलग अलग सेक्टर में जो बड़ी अम्ब्रेला स्कीम्स है वो आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो इसे जो है जब भी आप लोग न्यूज़ में पढ़े ऐसा ज़रूर पढ़ लें कि स्कीम है कब की, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो है 2014 के बाद में आई हैं, तो बड़ा ही कंफ्यूजन उसमें होता है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना बच्चे 2018 की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। चलिए पहली छोटी खबर, 14 वर्षीय इरा जाधव, इन्होंने बनाए हैं 346 रन। अब इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो इरा जाधव बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई और मेघालय के बीच में अंडर 19 महिला वनडे ट्रॉफी मैच में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, खिलाड़ी का नाम याद रखना है, इरा जाधव नाम है इनका। ठीक है, और बच्चे इतना रन जो इन्होंने बनाया है ना, ये अभी तक की जो है इकलौती लड़की है। ठीक है, अंडर 19 में 13 शतक बनाने वाले इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं। हिमालय से आने वाले वफादार और लचीले चरवाहे कुत्ते गद्दी कुत्तों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। स्वदेशी नस्ल का मतलब क्या होता है कि ये नस्ल का ओरिजिन हमारे ही देश से हुआ है। ठीक है, तो जो गद्दी कुत्ता है, जो गद्दी डॉग है, ये आपको पूछा जाएगा कहाँ पर मिलते हैं, तो ये बच्चे आपका है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपकी ट्राइब है, ट्राइब का नाम है गद्दी ट्राइब। ठीक है, तो गद्दी ट्राइब जो है ना बच्चे, उसी के नाम से इस डॉग का नाम पड़ा हुआ है। तो इस डॉग के बारे में क्या है कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है, इन्होंने क्या किया है, इस किस्म को या फिर ये इस स्पीसीज को, सॉरी किस्म नहीं, इस स्पीसीज को जो है आपका कुत्ते की इस स्पीसीज को क्या किया है, इन्होंने भारत की इंडिजीनियस नस्ल माना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसे जो है स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। कहाँ पे मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गद्दी डॉग। अगली छोटी खबर है, आईपीएल 2025, श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगली जो छोटी न्यूज़ है वो है 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, है ना। जो बाइडेन के बाद में अगले जो राष्ट्रपति बनेंगे वो बनेंगे आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के साथ में शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि किसे इनवाइट किया गया है, फिर भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है। ठीक है, तो हालांकि अभी 20 जनवरी थोड़ा सा टाइम है, तो 20 जनवरी को ही आपका जो ऑफिशियल रिप्लेसमेंट है ना, ये तो बच्चे हमें काफ़ी पहले पता लग चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीत गए हैं और ये रिप्लेस करने वाले हैं जो बाइडेन को। लेकिन जो ऑफिशियली रिप्लेसमेंट होगा वो होगा आपका 20 जनवरी को, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक है, तो इस दिन भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत की तरफ से कौन जा रहा है, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा जो है भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, ये जो है आज की आखिरी खबर थी। ठीक है, और बच्चे कुंभ के बारे में जो स्टैटिक चीज़ें हैं, करंट मैंने आपको कहा कि करंट हम डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे, जो भी खबरें आती रहेंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था इसे ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।